मंथन 2025 में बहुत स्वागत है आप सभी का और बहुत ही खास दिन है। आज दरअसल इस देश में पिछले पूरे साल भर क्या बेहतर हुआ है और क्या हमें करना है वो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश कर दिया है, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे, यानी कि इस देश की आर्थिक समीक्षा। और उसका लब्बो-लुआब ये है कि अगर 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो 8% की ग्रोथ रेट से बढ़ना होगा और जो अभी मौजूदा ग्रोथ रेट है वो 6.3 से 6.8 के बीच रहने का अनुमान है। अब कल बेहद क्रूशियल दिन है। अगले पूरे साल का लेखा जोखा, बजट, कितना खर्च होगा, कहां से इनकम होगी, किस सेक्टर पर कितना अलॉट किया जाएगा, ये सब कल के लिए अब सबकी निगाहें हैं पूरे देश की। दरअसल क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, हमारे काम की कौन सी चीज होगी, लेकिन जो बुनियादी जरूरतें हैं, यानी कि इस देश का हेल्थ सेक्टर, कोरोना में हम सब ने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, अपनों को खोया। हेल्थ सेक्टर के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? इस देश का यंगस्टर, इस देश का युवा, वो इस देश की शिक्षा के बजट से क्या चाहता है, वो अपेक्षाएं पूरी होंगी क्या? और अलावा इसके पूरे देश में 144 करोड़ की आबादी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ कल उम्मीद भरी निगाहों से देखती नजर आएगी। और ऐसे वक्त में जब ये मोदी 3.0 का दूसरा बजट है, बहुत सारी चीजें बेहद क्रूशियल हो जाती हैं, कुछ सवाल बेहद गंभीर भी हो जाते हैं। तो बजट से ठीक पहले इस देश के कुछ ऐसे लोग हमारे साथ हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में बढ़िया काम कर रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स के टॉप लेवल पर बैठे हुए लोग हैं। मैं आपसे परिचय कराती हूं। मेरे साथ डॉक्टर पीएन अरोड़ा हैं, सीएमडी हैं यशोदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। प्रशांत तिवारी मेरे साथ है, सीएमडी है प्रतीक ग्रुप के। बहुत बड़ा सेक्टर है रियल एस्टेट, और विकसित भारत अगर 2047 तक पूरा करना है ये लक्ष्य, तो रियल एस्टेट को नजरअंदाज किए बगैर नहीं हो सकता। संजय छाबड़ा मेरे साथ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है कैंपस शूज। और अलावा इसके मेरे ठीक बगल में बैठे हैं पीके गुप्ता, फाउंडर एंड चांसलर शारदा यूनिवर्सिटी। उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। मैं डॉक्टर पीएन अरोड़ा आपसे शुरुआत कर रही हूं। डॉक्टर अरोड़ा, इस देश में 144 करोड़ की आबादी है, एंड इट इज अ रियलिटी दैट दे कैन नॉट अफोर्ड, वो उस चीज को गुंजाइश ही नहीं है उनके पास कि वो इस देश में सही और बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज को अवेल कर पाए। ऐसा क्यों है कि इस देश की हैंड टू माउथ जो आबादी है उसकी पहुंच में ही नहीं है इलाज? देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर से मैंने भी अपील की है। नॉर्मली हमारा हेल्थ बजट 1.5% के ऑफ द जीडीपी होता है। मैंने रिक्वेस्ट की है, अपील भी की है कि हेल्थ सेक्टर का बजट मिनिमम 3% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। अब हम देखते हैं कल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कितना हेल्थ केयर पर बजट एलोकेट करती हैं। सर, लेकिन अगर हम आप 3% हेल्थ बजट ऑफ द जीडीपी की जो बात कर रहे हैं विकसित देशों में, क्योंकि हम भी अब तो 5वें नंबर की टॉप इकोनॉमीज में से एक हैं, ब्रिटेन में, अमेरिका में, इवन चीन में भी हेल्थ बजट अप्रॉक्स 8 to 9% है, 8 to 10% है। इज दैट सफिशिएंट टू रीच 3% ऑफ द जीडीपी? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें 8% से लेकर 20% तक हेल्थ बजट पर एलोकेट किया जाता है। फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो हेल्थ सेक्टर है वो 3 उसमें बटा हुआ है। एक गवर्नमेंट ध्यान रखती है, एक प्राइवेट है, दूसरा इंश्योरेंस। तो हमारा एक कॉम्बिनेशन इनफैक्ट बहुत अच्छा है। अमेरिका के अंदर ओनली इंश्योरेंस है, यूके के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट का है और वो 21-22% ऑफ जीडीपी स्पेंड करते हैं। लेकिन वहाँ की स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है। एनएसए की नेशनल हेल्थ स्कीम जो वहाँ की है वो बिल्कुल चरमरा गई है, क्योंकि उसमें सारा का सारा फ्री बीज की तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर। अमेरिका की आप बात कर रहे हैं? नो, यूके की। यूके, ओके। यूके के अंदर मैक्सिमम है, लेकिन वहाँ पर इमरजेंसी में ट्रीटमेंट के अलावा कोई ट्रीटमेंट आप अगर
नी जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना है तो उसका नंबर 3 साल में आता है, 2 साल में आता है। यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में टोटली इंश्योरेंस पर है, पर हमारे यहाँ 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक इंश्योरेंस पर, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर है, और दूसरा जो है गवर्नमेंट की स्कीम्स जैसे आयुष्मान। हम फिर भी औरों से बेटर हैं, लेकिन हम परफेक्ट हम भी नहीं हैं। तो हमारा जीटीपी का 3% अगर बजट हो जाता है तो हम विलेजेस तक हर पेशेंट को, लास्ट कॉमन मैन को भी पहुंचा सकते हैं ट्रीटमेंट। 3% में आप ये कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक WHO की मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी। WHO की रिपोर्ट ये कहती है कि देश में 2000 लोगों पर एक बेड है। आफ्टर कोरोना क्या ये चीजें और बेहतर होनी चाहिए थी क्या, और जिस रफ्तार से बेहतर होनी चाहिए थी वो हो पाई, या फिर देयर इज स्टिल अ लैक? हाँ, स्टिल देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ बेड्स। 1000 पर एक बेड होना चाहिए एज पर द WHO स्टैंडर्ड्स, बट हमारे यहाँ जो पर बेड है अभी 2000 पर एक बेड है। ऑलमोस्ट 50% ऑफ बेड्स की डेफिशिएंसी है हमारे यहाँ। उसको लगता है कि आने वाले सालों में गवर्नमेंट ध्यान देगी और वो बेड्स बढ़ाए जाएंगे। अच्छा डॉक्टर PN अरोरा, दवाइयाँ बहुत महंगी हैं और एक बड़ी लंबी मांग है आपकी कि हेल्थ सेक्टर की, और ऑफ कोर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री से ही है, फाइनेंस मिनिस्टर से है, कि जितनी भी ज़रूरी दवाइयाँ हैं, एसेंशियल मेडिसिन हैं, उन पर कम से कम GST 0 किया जाए, या कम से कम जितना हो सके उतना किया जाए। ये दवाइयाँ अगर इन पर से GST कम होती है, विच इज़ अ मच अवेटेड डिमांड ऑफ योर सेक्टर ऑल्सो, बेहतर हो पाएगा कुछ? दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। यू सी, द हेल्थ एंड एजुकेशन हैव बीन सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट, कि स्टेट को सारा प्रोवाइड करना होता है। कि ग्रेजुअली ये प्राइवेट में एजुकेशन सिस्टम भी आ गया, हेल्थ सिस्टम भी आ गया। अदरवाइज इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड ईच एंड एवरी पर्सन एजुकेशन एज वेल एज मेडिकल केयर। तो उस पर GST लगाना वो जस्टिफाइड नहीं है, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोई और पूरा कर रहा है, आप उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं। तो वो GST तो बिल्कुल हटना चाहिए। GST हट जाना चाहिए। ये हटने की उम्मीद है आपको डॉक्टर PN अरोरा? मैंने इसकी भी अपील की है, एंड आई एम श्योर कि हेल्थ सेक्टर से और मेडिसिन से स्पेशली GST हट जाएगा, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं आप हेल्थ सेक्टर से? यानी कि जितने भी आप जो मेडिसिन के इक्विपमेंट्स हैं, जो MRI का मशीन, CT स्कैन का मशीन, कैथ लैब्स की जितनी भी मशीनरी है, उससे ये उम्मीद कर रहे हैं आप कि वो जो 12% के स्लैब में है, 18% तक जाता है GST, वो कम होगा, वो 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए। खैर, अब लेकिन अब ये वित्त मंत्री तय करेंगी कि वो जो एसेंशियल दवाइयों पर GST है और मेडिकल डिवाइसेस पर GST है, उस पर कितना रहमो करम उनका होगा। लेकिन PK गुप्ता, हेल्थ सेक्टर, ये यूथ हमारे सामने बैठा है, यंगस्टर्स बैठे हैं, इस देश का एजुकेशन सेक्टर, जब हम विकसित भारत की 2047 तक बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा एजुकेशन सेक्टर वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। ये है क्या? देखिए, अभी हम जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो हम काफ़ी पीछे हैं। विशेषकर भारत को अगर विकसित देश बनना है 2047 तक, वी हैव टू स्पेंड मोर मनी इन R&D। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके इनोवेशन, उसके पेटेंट पे डिपेंड करती है। आप US को उठा के देख लीजिए, यूरोप को उठा के देख लीजिए, चाहे आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज को, जो न्यू प्रोडक्ट बनते हैं, न्यू डेवलपमेंट होते हैं, उसी से अर्थव्यवस्था के अंदर मैक्सिमम रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा जो स्पेंड है R&D पे वो बहुत कम है। वो तो और घट गया है, जहां तक मेरी रिसर्च है। और अभी नई पॉलिसी बनाई है इन्होंने अभी, तो 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन था, जिसमें देश के सारे इंस्टीट्यूशन को जो एक जर्नल्स जो है अवेलेबल थे, अब उन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट को उसको अलग कर दिया है। अच्छा, हाँ, आई डोंट नो व्हाई, बट दिस इज अनफॉर्चुनेटली इट विल एड ऑन मोर कॉस्ट टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए, जब सरकार अगर सब्सिडी नहीं दे रही है तो बच्चों को बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो कहीं से पैसा आएगा नहीं। सिमिलरली R&D के अंदर भी पहले जो सारे इंस्टीट्यूशन को फ्रीडम होता था कि वो अप्लाई करें DST में, बायोटेक डिपार्टमेंट में, अब वहाँ पर भी हब एंड स्पोक्स मॉडल कर दिए हैं। उसमें भी जो प्रोजेक्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के जो फैकल्टी सबमिट करती है, उनकी फंडिंग काफ़ी कम होती है कंपेयर टू गवर्नमेंट फंडिंग के। तो जो
फैकल्टी है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, उनका जो फैकल्टी का थोड़ा मनोबल गिरता है कि भाई मैंने भी अच्छा प्रोजेक्ट सबमिट किया, मुझे सक्सेस कम मिली। दूसरा क्या है कि NIRF और NAC में इन सबके नंबर होते हैं। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से अगर कंपेयर कर रहे हैं, फंडिंग आप कम कर रहे हैं, रिसर्च पब्लिकेशन डेफिनेटली कम होंगे, तो वो कैसे क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे? और बिना प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के मुझे लगता नहीं है कि आई थिंक 50-60% ग्रेजुएट्स इन हायर एजुकेशन इज कमिंग फ्रॉम प्राइवेट। तो अगर उनकी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी या उनकी फैकल्टी की क्वालिटी इंप्रूव नहीं करेगी, तो कैसे आप विकसित भारत की बात करें? विकसित का मतलब है कि जहां हम दुनिया की सारी टेक्नोलॉजीज के साथ में कम्पीट कर रहे हैं, मेक इन इंडिया कर रहे हैं, बना रहे हैं। अभी आप देखिए डीप फेक, अभी चाइनीज जो IT कंपनी AI की, एंड दे हैव कैश द कंप्लीट अमेरिकन स्टॉक फॉर AI। तो इंडिया में पोटेंशियलिटी है, हमारे लड़के जो है ना, दे आर द जीनियस, बट अनफॉर्चुनेटली स्पेंडिंग ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द फैकल्टी एंड क्रिएटिंग मोर एंड मोर रिसर्च एंड R&D लैब अगर बनेंगी, तभी हम प्रोडक्ट डेवलप कर पाएंगे, तभी हम चाइना का जो इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी हमारी एकेडमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वी आर डिपेंडेंट टू मच ऑफ इंपोर्ट। अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट खुद खड़े करेंगे, अपने यहाँ बनाएंगे, चाहे DRD हो, आप देखिए चाइना के साथ कंपेरिजन करते हैं तो चाइना डिफेंस की बात करो, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो, AI की बात करो, हर चीज़ में हमसे काफ़ी आगे है। एंड आई वॉज इन चाइना फॉर 10 years बैक। दे हैव अ वेरी क्लियर कट एजेंडा कि उनको करना क्या है अगले 50 सालों में। हर एक चीज़ के लिए पूरा स्ट्रेटेजिकली दे हैव प्लान्ड एक्चुअली। इट्स नॉट लाइक कि उनके जो दिस इज द PLA है बेसिकली, पीपल लिबरेशन आर्मी लिमिटेड कंपनी है बेसिकली, वहाँ पे कोई डेमोक्रेसी है नहीं। आई डोंट माइंड हैविंग सच काइंड ऑफ सिस्टम इन इंडिया, क्योंकि कम से कम उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम थी 90 में, उनका एक्सपोर्ट था 3 बिलियन, हमारा एक्सपोर्ट था 2 बिलियन। 2000 में हम लोग पहुंचे 13 बिलियन पे, वो पहुंचे 70 बिलियन पे। टुडे आवर ट्रेड डेफिशिएंट इज ह्यूज। नहीं, निश्चित तौर पर एक ह्यूज डिफरेंस है। और हाँ, ये डिफरेंस को आप पूरा सिर्फ R&D से ही करा सकते हैं अपनी पीके गुप्ता जी। लेकिन मैं एक और, ये जितना भी यूथ जिसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वी हैव जीनियस, Yes, of हमारे पास जीनियस माइंडसेट्स हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग तो इधर बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों है कि देश में हम बात तो करते हैं विकसित भारत की, लेकिन पिछले साल का ही एक आंकड़ा है 2024 का कि तकरीबन 14 लाख बच्चे विदेश पढ़ने गए। आर दे नॉट हैप्पी विद द इंडियन एजुकेशन सिस्टम? वो खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, महंगी एजुकेशन है क्या ये? नहीं, देखिए ऐसा है, जो बाहर जाने के पीछे 2 वजह हैं। एक तो बच्चे जो है, काफ़ी सारे बच्चे अमेरिका में फैमिली उनकी सेटल्ड है, रिलेशन सेटल्ड है, एंड दे वांटेड टू हैव लाइक रेसिडेंसी ऑफ US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अच्छी फैमिली बिजनेस हैं, दे कैन अफोर्ड इट, एंड दे वांट टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन, और ओवरसीज एक्सपोजर के लिए जाते हैं। दैट मींस कि वहां पर एजुकेशन ज्यादा बेहतर है, ऐसा आप मानकर चल रहे हैं? मुझे नहीं लगता। देखो वहाँ का उनका R&D, उनका इकोसिस्टम डेफिनेटली R&D का बेटर है हमसे। बट अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हमारी फैकल्टी जितनी मेहनत करती है बच्चों के साथ में, आई थिंक हमारे 160-180 क्रेडिट होते हैं पर वीक की। अगर क्लास की बात करोगे तो कम से कम 4 क्लासेस पर डे लेनी पड़ती है, और 24 आवर्स 30 आवर्स की क्लासेस होती हैं। उनका तो 12 से 15 घंटे ही पढ़ाते हैं वो। US में अगर आप जाके देखिए कि कोई भी स्टूडेंट जो है ना, विल नॉट टेक मोर देन 2 क्लासेस अ डे। एवरेज ले लेगा तो बहुत लेगा, 18 ले लेगा। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इससे काफी सारे चेंजेस हुए हैं, लेकिन वो तो खैर बड़े लंबे समय से आई विल टेल यू वन थिंग, इट इज गोइंग टू चेंज द कंप्लीट डेमोग्राफी ऑफ जो पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, आने वाले 10 सालों बदल जाएगा। सर, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, जिस हेल्थ बजट की आप बात कर रहे थे, वो बड़ा क्रूशियल सवाल हो जाता है, बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन हो जाता है कि हेल्थ सेक्टर में भी जो बजट है वो लगातार डिक्लाइन हुआ है। 2014 से 3.8% हुआ करता था, आज की तारीख में 2.2% है वो। इसके साथ क्या हम ये अचीव कर पाएंगे क्या? देखिए ऐसा है कि केजरीवाल कह रहे हैं 10% होना चाहिए कम से कम शिक्षा का बजट। नहीं, बिल्कुल। देखो, बिना एजुकेशन डेवलपमेंट के आप किसी भी विकसित देश की कल्पना नहीं कर सकते। आई पर्सनली बिलीव दैट्स अ फाउंडेशन। द नेशंस आर बिल्ट इन द यूनिवर्सिटीज एंड R&D centers. But to be very frank, because if you see the all top companies have been created in the Harvard, Stanford या Berkeley, उन सब में ही कंपनियां निकली हैं। वहाँ पे इकोसिस्टम बन गया, उनका इकोसिस्टम बन गया, वहाँ फंडिंग भी होती है। दूसरा क्या है कि इंडिया में जो एजुकेशन एंड इंडस्ट्रीज के बीच में बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। Neither they come to the academia, another academia goes to them. तो ये इसके लिए भी प्रधानमंत्री ने बड़ी अच्छी योजना शुरू की इंटर्नशिप की, और अभी हमारे पास में भी कानपुर से फ़ोन भी आया था। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि दे आर ब्रिंगिंग एकेडमिया एंड इंडस्ट्रीज टुगेदर। पर सर, ऐसा क्यों हुआ कि ये आप जो डिस्कनेक्ट की बात कर रहे हैं कि ना तो एकेडमीज जाती हैं
एक्चुअली दे आर शाई ना अबाउट तो इट। एकेडमीज जाती मैंने कहा हैं ना कि जी अगर आपको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि क्या है हमारे यहाँ टीचिंग में भी सॉरी टू से बट बहुत सारे लोग जो है ना दे हैव नॉट कम फॉर अ कन्विक्शन इन अकेडमिया। दे कम बाय अच्छा भाई कुछ नहीं है तो चलो टीचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। दैट वाज अ रॉन्ग अप्रोच एक्चुअली। टीचिंग इज अ पैशन एक्चुअली। इट समबडी हैज टू बी मैड अबाउट लर्निंग, टीचिंग, स्टडिंग, बिकॉज इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। एवरी टीचर हैज टू कीप ऑन स्टडिंग फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। अब वो 2 घंटे पढ़ के एक ही सब्जेक्ट को आप 30 साल पढ़ा रहे हैं ना, देन आई थिंक यू बिकेम ए प्रोफेसर, वो इट्स नॉट गुड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा सर, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहती हूँ। जिन टॉप यूनिवर्सिटीज की तरफ इनमें से शायद सारे बच्चे देखते होंगे, जो टॉप मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, मैनेजमेंट के और इंजीनियरिंग के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके बावजूद, और ये सारे बच्चे सालों सालों मेहनत करते हैं कि आईआईटी में एक बार दाखिला हो गया तो 4 साल बाद जब निकलेंगे तो लाखों की सैलरी होगी, ऐसा एक ख्वाब सारे बच्चों का होता है। लेकिन 2024 में आईआईटी में पढ़ने वाले 38% बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं आपको बताऊं, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं आईआईटीज़ में, और एक बड़ा मिथ फैला हुआ है। जो बच्चे आईआईटी से पहले जितनी तैयारी करते हैं, आईआईटी में जाने के बाद में दे गो इनटू स्लीपिंग मोड। अच्छा, ओके, हॉस्टल चले जाते हैं तो नहीं, आईआईटी हो गया, नाउ आवर लाइफ इज सिक्योर। इट्स नॉट लाइक दैट। दे हैव टू कीप वर्किंग हार्ड एक्चुअली। जितने इनोवेशन और रिसर्च आईआईटी में होती थी पहले, जो पहले के बच्चे थे 70s, 80s, 90s तक में, वो बच्चे आते थे, दे हैव लॉट ऑफ लाइक क्रिएटिव क्वेश्चंस। अभी आजकल बच्चे सवाल ही नहीं पूछते आईआईटी में। उनको लगता है बस हो गया, 20-25 लाख का 50 लाख का जॉब मिल जाएगा, या फिर अब यूएस चले जाएंगे, ये हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ये जो साल दर साल घटता गया है, अभी मार्केट तो खराब है, प्लेसमेंट का जो परसेंटेज है ये साल दर साल घट रहा है, ये तो बड़ा कंसर्न है क्या? ऐसा है ना कि हमने, सॉरी टू से बट अगेन वी आर क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अवरसेल्फ। आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एसएमई के अंदर जो है ना वो काफ़ी चैलेंजेस हैं। दूसरा क्या है कि जो क्या जॉब मिल रहे हैं हमको, रिटेल की जॉब मिल रहे हैं, डिलीवरी बॉय के, जोमेटो बन गई। जो स्मॉल एसएमई था उसका सारा का सारा एग्रीगेशन होकर के ई पोर्टल्स पर चला गया है। ये एक बड़ा चैलेंज आने वाला है देश के अंदर। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ भी, मिडिल क्लास जो था वो छोटा मोटा व्यापार करने की स्थिति थी आज से 15 साल पहले, अब उसकी वो स्थिति खत्म होती जा रही है। और इसीलिए वो उस ग्रोथ रेट में भी बाकायदा दिखा है कि 5.4% की जो ग्रोथ रेट रह गई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरकर 14% से रह गया मात्र 2%। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट किए बिना आप इस देश, बिकॉज अभी क्या हमारे पास, वी आर इन सर्विस सेक्टर। अगर हमारा आईटी अगर हमारे पास में नहीं होता तो आई थिंक वी वुड हैव बीन वर्स्ट, खराब सिनेरियो हमारा होता। आईटी ने क्यों, बिकॉज में सरकार का कुछ चाहिए नहीं था, खाली आपको इंटरनेट चाहिए था, बाकी बच्चे ने खुद पढ़ लिया, खुद लिख लिया। हमारे बच्चे वैसे भी मैथमेटिकली जेनेटिकली वेरी इंटेलिजेंट है। हमारा इंडियंस का जो, इस पर तो ताली बजा दीजिए, हमारे बच्चे मैथमेटिकली बहुत इंटेलिजेंट है। नहीं है भाई। देखिए ऐसा है ना कि पूरी दुनिया को जो एस्ट्रोलॉजी है जिसपे हम लोग हजारों साल से बिलीव करते हैं, दिस इज टोटल मैथमेटिक्स। तो जेनेटिकली हमारा मैथमेटिक्स अच्छा है, इसलिए अपने कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया और भी बहुत अच्छा करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। आई एम श्योर अबाउट नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में इंडिया विल बिकम अ वर्ल्ड लीडर इन। लेकिन हेल्थ बजट बढ़ना चाहिए सर। हेल्थ बजट तो बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ना चाहिए। देखिए हर कितना होना चाहिए, तो हम जितने काम अभी तक अधूरे हैं हमारे, ऐसा है हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है ना, दिस इज अ कैपिटल। वी नीड टू कीप दिस कैपिटल एक्टिव एंड हेल्दी। अगर हमारा कोई भी आदमी अगर हेल्दी नहीं है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम है, तो वो नेशनल प्रोडक्टिविटी गिराता है। तो इसलिए इट इज एसेंशियल दैट एवरी ह्यूमन हैज टू बी मैक्सिमम पोटेंशियल। पहले डॉक्टर अरोड़ा का काम आता है, पहले डॉक्टर अरोड़ा का काम आता है, they keep citizens healthy. By the way, we are also running a medical college and hospital. हम लोगों का शारदा यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज भी है, and we have hospital also. तो I also almost have facing the same kind of problems कि अब आपने आयुष्मान के अंदर जो है कि वो 5,000 रुपये में आईसीयू का बेड रखा हुआ है, जबकि सरकार के खुद के हॉस्पिटल में 18 से 20,000 रुपये कॉस्ट आती है। तो बहुत सारी स्कीम तो दी हुई हैं, बट उस स्कीम का जो बेनिफिट है और जिस तरीके की जो और होना चाहिए ना, उसमें सरकार ने काफी मतलब कंजूसी बरती हुई है। बताइए कि आयुष्मान योजना जिसका बहुत एक मार्केटिंग भी होती है, बहुत प्रचार भी होता है, पहुंचा भी है लोगों तक, ऐसी भी बात नहीं है आयुष्मान भारत का फायदा नहीं पहुंचा, और क्या होना चाहिए उसमें कि ज्यादा ग्रास्पिंग हो लोगों के लिए? मुझे लगता है कि आयुष्मान में थोड़ा बजट को रिविजिट करने की जरूरत है। और दूसरा क्या है कि अभी भी जो है बहुत बड़ी पॉपुलेशन अभी आयुष्मान में कवर्ड नहीं है। हम लोगों के यहाँ 15 से 2,000 पेशेंट आते हैं एवरी डे ओपीडी में, बिकॉज वी रन ए मेडिकल कॉलेज, तो वी रन ओपीडी फ्री, आईपीडी भी फ्री है हमारे यहाँ। बट जो गरीब है उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो उनके जो सेंसक्स लिया था 2011 का सेंसक्स लिया था, आज हम 2024 में बैठे हुए हैं।
तो गवर्नमेंट हैज टू रिविजिट एंड मतलब जो आज का जो सेंसेक्स है इसमें जो गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको दोबारा से करेंगे थोड़ा सा तो उसको रिविजिट किए जाने की जरूरत है। हाँ। प्रशांत जी, मैं इंतजार कर रही थी बहुत देर से कि मैं एक ऐसा पॉइंट कोई खोजूं ताकि मैं आप तक आ सकूं। रियल एस्टेट का जो सेक्टर है भाई, फ्लैट्स बनाने, लोगों के लिए घर बनाने, कंस्ट्रक्शन का काम करना, इस सेक्टर में एक बड़ा कमाल का बूम दिखा था अब से तकरीबन 7-8 साल पहले। आज की तारीख में वो बूम और वो इंटरेस्ट लोगों में बहुत ज्यादा नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है। क्या चैलेंजेस हैं रियल एस्टेट सेक्टर में और क्या उम्मीद है आपको देश के वित्त मंत्री से कि वो सारे चैलेंजेस को कंसीडर करेंगी, एड्रेस करेंगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 90s के बाद यहाँ पे होम लोन का प्रचलन शुरू हुआ, लोगों ने होम लोन लेना शुरू किया घरों के लिए। उससे पहले होता था रिटायरमेंट होने के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तभी हम जो है घर बनाएंगे। तो जब अब 90s के बाद जब जो है मनमोहन सिंह सरकार आई थी तो उन्होंने होम लोन के लिए, गाड़ियों के लोन के लिए एक रिफॉर्म इकोनॉमी में लेके आए थे, जिसकी वजह से जो है लोगों ने अपना घर करना शुरू किया। जो आप बूम की बात करें तो वो बूम उस समय इस वजह से आया था। 90s लोगों किसी भी घर था ही नहीं, उसमें शुरुआत वहाँ से हुई थी। उसके बाद जो 2005-06 तक ये अच्छा बूम चला था और 8 के बाद जब रिसेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर आया था तो थोड़ा बहुत रिसेशन यहाँ पर उस समय आया था उसका। और रियल स्टेट जो है 14 तक उसके बाद अच्छा चल रहा था, 14 से लेकर 18-19 तक थोड़ा सा डाउनवर्ड रहा है, क्योंकि बहुत सारे रिफॉर्म्स एक साथ गवर्नमेंट ने लाए। यहाँ पर GST एक साथ आया, रेरा के रिफॉर्म आया, अच्छा करने के लिए आया रेरा। अगर रेरा आया है तो आज को बहुत बेनिफिट मिल रहा है लोगों को कि आज एक ट्रस्ट का जो डेफिसिट था होम बायर डेवलपर के बीच वो खत्म हो चुका है। अब होम बायर को मालूम है अगर मैं ये डेवलपर के यहाँ फ्लैट बुक करता हूँ, निश्चित समय मुझे समय पे नहीं मिलेगा तो हमारा हक वहाँ मारा नहीं जाएगा, मुझे अपना हक मिलेगा। चैलेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी कर, बहुत कर सकते हैं। ट्रस्ट एक दोनों के बीच में ट्रस्ट जो डेफिसिट है खत्म हुआ है। अब दूसरी बात करते हैं कि रियल स्टेट का जो अभी बात हो रही थी, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही थी, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर मोर देन 53% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ये रियल स्टेट इंडस्ट्री या जो इसकी एलाइड इंडस्ट्री है उसके थ्रू होता है। GDP में जो कंट्रीब्यूशन है वो 8% डायरेक्टली जो है रियल स्टेट रहता है, और इनडायरेक्टली इंडस्ट्री जो सीमेंट हो गई, स्टील हो गई है, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन सब का भी 45% शेयर है। तो टोटल अगर हम GDP की बात करेंगे तो 53% जो है इकोनॉमी में अपना शेयर वो रखता है, इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन अभी भी उसके बावजूद एक इंडस्ट्री के तौर पर रिकॉग्निशन नहीं है रियल एस्टेट की। अब उसके लिए बात है कि अब ये भी है ना कि मकान बन रहे हैं। जब लोगों के अंदर बाइंग कैपेसिटी नहीं होगी, जेब में पैसा नहीं बचेगा तो मकान खरीदने कैसे जाएगा? ये कंसर्न है, ये कंसर्न लोगों की जेब में पैसा नहीं है। ओके, उसका अब हमें गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी नहीं चाहिए। हमें ऐसा रिफॉर्म चाहिए जिससे कि लोगों के जेब में पैसे बचे। वो तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर भी इशारा है। जनरेशन भी होगा उसके थ्रू, जब काम होगा तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और जब लोग घर ही नहीं खरीदेंगे अगर तो एम्प्लॉयमेंट तो नहीं हो पाएगा। एब्सोल्युटली। तो हम कुछ चीजें कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम घर को सस्ता कैसे करें, एफोर्डेबल कैसे बनाए, लोगों के रीच के अंदर कैसे लाएं। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर हम आज हमें जो है कंस्ट्रक्शन लोन लेने के लिए 15-16% से कम में ब्याज पे पैसा नहीं मिलता, बैंक नहीं देती है। अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिल जाए या इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया जाए इसको, तो जो लोन्स है कंस्ट्रक्शन के लिए वो 10-11-12% मिलेगा। प्रशांत जी, तो ये तो लॉन्ग अवेटेड एक आपकी विश है ना, लॉन्ग अवेटेड, मच अवेटेड विश, लॉन्ग अवेटेड है, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं हारना ना, हमें तो अपनी मांग लगातार करते रहना है। कभी ना कभी समझ में आएगा ना, क्यों अगर हम विकसित भारत अगले 25 साल बनाना है तो हमें करना पड़ेगा। अगर इकोनॉमिक देखेंगे कि विकसित भारत बनाने के लिए 8% से ऊपर लगातार आपको बने रहना पड़ेगा, तब आप विकसित भारत के लग 25 साल पा पाएंगे। अभी हम लोग आज इकोनॉमिक सर्वे आया है तो 6.3 से 6.8 तक का उन्होंने दिया, 6.3 से 6.8 का दिया हुआ अनुमान है। हाँ, तो हम लोग उससे और बढ़ना पड़ेगा 8% की रेट से, 8% से ऊपर जाना पड़ेगा। तो हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। तो उसके लिए हम ये कह चाहते हैं कि इसका इंफ्रा का स्टेटस दिया जाए, तो कंस्ट्रक्शन जो होगा वो लोन कम होगा, तो कंस्ट्रक्शन का जब कम होगा तो एंड यूजर को उसका फायदा मिलेगा। दूसरा हो गया कि देखिए आज होम लोन लेता है आदमी और उसका EMI भरता है अपना जो है, तो अभी क्या जो इंटरेस्ट पे करता है होम लोन के ऊपर, इंटरेस्ट में लिमिट लगा रखी है कि 2 लाख तक की इंटरेस्ट को ही वो अपने टैक्सेबल इनकम में से माइनस कर सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो 100% टैक्सेबल इनकम से बाहर होनी चाहिए होम बायर की। वो मिडिल क्लास है,
अगर उसके जेब में पैसा बचेगा तभी तो आगे इन्वेस्ट कर पाएगा। तो ये Education- दो बहुत देखिए, महत्वपूर्ण बात है, दो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उसके आप बाद कह रहे क्या हैं। है? पहली बात तो घर खरीदने के लिए घर व्यक्ति की खरीदेगा, जेब में, इंसान की प्लस जेब जो में पैसा पैसा बचेगा होना अपने चाहिए बच्चों को अच्छी एजुकेशन और देना चाहेगा। इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। हाँ, इनकम दोनों टैक्स में से छूट- जेब में पैसा नहीं, बढ़ेगा। दो चीजें हो गई आपसे, है ना। एक तो ये हो गया कि आपका जो रिबेट है, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे, इनकम टैक्स छूट की बात नहीं कर रहे, अभी हम जान लीजिए। ईएमआई का लोन लिया उसने, उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है लोन के, वो जितना इंटरेस्ट एक साल में पे करता है वो 2 लाख तक की लिमिट है कि 4 लाख भी अगर पे किया इंटरेस्ट के रूप में तो 2 लाख ही टैक्सेबल इनकम से माइनस होती है। हम ये चाहते हैं जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहा है वो पूरे साल में वो 100% टैक्सेबल इनकम में से माइनस हो। टैक्सेबल इनकम से फ्री हो। अब जितना भी यूथ मेरे सामने बैठा है, ये बहुत सारी चीजें तो समझते भी नहीं है बेचारे। लेकिन संजय जी, ये जो बात सर कह रहे हैं, प्रशांत तिवारी, वाकई आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी क्योंकि फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, फाइनेंस संभालते हैं, फाइनेंस जानते हैं, लोगों की जेब में वाकई पैसा नहीं है क्या? एमएसएमई पर जो मार है, मैन्युफैक्चरिंग पर जो मार है, स्थिति विकट है क्या? या फिर हम उस सपने की तरफ बढ़ रहे हैं जो सपना है 2047 तक का? देखिए, अगर हम निकट भविष्य की बात करें तो 2-3 सर कीप द माइक क्लोजर प्लीज। 2-3 क्वार्टर्स के जो रिजल्ट आए हैं उससे डिमांड में एक स्ट्रेस देखने को मिलता है। तो सरकार अगर शॉर्ट टर्म इन्फ्यूजन करती है डिमांड को बढ़ाने के लिए, तो सबकी एक्सपेक्टेशन यही है कि टैक्स रेट में, टैक्स स्लैब्स में कुछ चेंज हो, जिससे कि एक लेट्स से 0 से 20 लाख तक की इनकम वर्ग के लोगों के पास कुछ पैसे आए हाथ में डिस्क्रिशनरी स्पेंड करने के लिए। ये 7 लाख से कितना बढ़ना चाहिए संजय जी? ये तो 7 लाख है ना भाई, 7 लाख पर कुछ कोई इनकम टैक्स नहीं देना आपको। देखिए, ये एक बहुत डेलिकेट बैलेंस है जो ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री में लोग बैठे हैं इस पे निर्णय लेने के लिए। तो कई तरीके हैं, मतलब टैक्स रेट काट दो या एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दो, बट अल्टीमेटली ये देखना है कि ये सारे डिडक्शंस देने के बाद भी एक आम आदमी के पास डिस्क्रिशनरी स्पेंड करने के लिए पैसे बचते हैं या नहीं। अगर वो पैसे बचेंगे तभी अर्थव्यवस्था में, मतलब डिमांड की स्थिति सुधरेगी। ये तो एक तरह से एक शॉर्ट टर्म इलाज हुआ, बट अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो डेफिनेटली कैपेक्स में स्पेंड, कैपेक्स या इंफ्रा में स्पेंड और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यहाँ पे फोकस होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये कि मैं अपने टैक्स नेट को कैसे वाइडन करूं। आज की डेट में हमारा, अगर इंडिया की बात करें तो टैक्स जीडीपी रेशो काफ़ी हाई है कंपेयर टू ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़। लगभग 4 से 5% का गैप है। हमारा ओवरऑल टैक्स लगभग 19% है ऑफ जीडीपी कंपेयर टू अराउंड 14-15% इन अदर कंपेरेबल इकोनॉमीज़। तो वहाँ मैं स्कोप बहुत कम देखता हूँ और मैं टैक्स रेट को बढ़ाऊँ। तो दूसरा तरीका यही है कि मैं टैक्स नेट को कैसे वाइडन कर पाऊँ। 8 करोड़ लोग, 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं और उसमें से मात्र 45% लोग टैक्स देते हैं। तो ओवरऑल पॉपुलेशन में सिर्फ 3% लोग ही टैक्स देते हैं, जो कि इतना बर्डन उठाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट सर, लेकिन जीएसटी पर बड़ी बात होती है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उस पर भी मैं आपसे चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो एसेंशियलिटी हैं, लेकिन वो 18% के टैक्स स्लैब में है। अब कैरमल अगर पॉपकॉर्न में है, अगर पॉपकॉर्न मीठा है तो उस पर 18% का जीएसटी लगेगा। असेंशियल मेडिसिन्स पर जीएसटी है, मेडिकल इक्विपमेंट्स पर जीएसटी है, इवन लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस जो है उस पर भी 18% का जीएसटी है। ये अगर वो जो मिडिल क्लास की बात कर रहे थे प्रशांत जी कि जेब में पैसा होना चाहिए, अगर ये सारे जीएसटी स्लैब को रिविजिट किया जाए, इनमें थोड़ा सा कट शॉर्ट किया जाए, तो क्या मिडिल क्लास की जेब में पैसा आने की संभावना है क्या? देखिए, कैरमल टैक्स पे बहुत चर्चा हो चुकी है और इससे बस एक ही चीज़ सामने आती है कि हम कितनी सिंप्लिसिटी ला सकते हैं टैक्सेशन में, और सो दैट आम आदमी को समझने में भी आसान हो और जो डे टू डे यूसेज की चीज़ें हैं उस पे टैक्स इम्प्लीकेशन कम हो। बहरहाल हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो नंबर्स मैंने अभी पहले बोले डायरेक्ट टैक्स की रिटर्न्स के, तो जो लोग डायरेक्ट टैक्स नेट से बाहर हैं उनसे सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी के माध्यम से ही सरकार के रेवेन्यू स्ट्रीम में पैसा आता है। तो
अगेन मैं यही देखता हूँ कि काफ़ी बैलेंसिंग एक्ट रिक्वायर्ड है इस इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। और बैलेंसिंग एक्ट, मतलब ज़्यादा फोकस सरकार का ये होना चाहिए कि हम एग्जीक्यूशन को कैसे और सुदृढ़ कर पाएं। हर गली हर शहर में बिट्टू टिक्की वाला या भोला लिट्टी वाला होंगे, ऐसे लोग जो टैक्स नेट से बाहर हैं और जहाँ पे टैक्स लगना चाहिए। मतलब ये एक एग्जाम्पल है, बट मैं टैक्स नेट को कैसे वाइडन करूँ, काफ़ी डीप थिंकिंग चाहिए। मतलब आप सर क्या आप एडवोकेसी कर रहे हैं कि भाई और जितना भी ये सेक्शन बचा है जो टैक्स नहीं देता उसको भी टैक्स देना चाहिए, देन ओनली विल कि हम ये पांचवी इकोनॉमी का टैग बरकरार रख पाएंगे या इसमें आगे बढ़ पाएंगे, आप ये कह रहे हैं? देखिए, एक और मुझे सिंप्लिसिटी लानी है। जैसे हमने जीएसटी की बात की 28, 18, 12, एक और हमें सिंप्लिसिटी लानी है। और दूसरी ओर हमें ये देखना है कि मैं बैलेंस कैसे कर पाऊँ। अगर अपेक्षा ये है कि हेल्थ केयर पे खर्च होना चाहिए, शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, तो एक रेवेन्यू स्ट्रीम भी होनी चाहिए सरकार के पास। एब्सोल्युटली सर, लेकिन एमएसएमई है ना अपना, वो जो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर था जिसका 14% का ग्रोथ रेट हुआ करता था, वो घटकर रह गया तकरीबन 2.2%। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट कीजिएगा मुझे अगर मैं थोड़ा सा आंकड़ों में गड़बड़ करूं तो। लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा रीढ़ की हड्डी हुआ करता था हमारी इकोनॉमी के लिए, एक स्पाइन हुआ करता था, इसमें इतना डिक्लाइन, ये एक मेजर कंसर्न है क्या? देखिए, इस साल या सारा मिडिल क्लास इसी पर डिपेंडेंट। फर्स्ट क्वार्टर को अगर हम एक एक्सेप्शन माने जहाँ पे कि कैपेक्स में स्पेंड कम हुआ, अभी भी इनफैक्ट 3 क्वार्टर्स के बाद भी लगभग 15% का प्रोरेटा में देखूँ तो 15% का बैकलॉग है। तो अगर एक ये नॉर्मल ईयर रहता, नॉन इलेक्शन ईयर रहता, तो ये बैकलॉग नहीं होता और ये पैसा इकोनॉमी में हर क्लास के लोगों तक पहुँचता और वहाँ से ग्रोथ प्रोपेल होती। तो हमें इसको थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन में देखना पड़ेगा और मैं मान के चलूँगा कि ये एक एक्सेप्शन था जो कि एक लंबी अवधि में ये कैचअप हो जाएगा। तो डॉक्टर पीएन अरोड़ा, ये सारे जितने भी यंगस्टर बैठे हैं, ये इस देश में वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी, क्योंकि कोरोना में हम सब ने देखा सब परेशान हुए, बेड्स नहीं मिले, आईसीयू बेड्स नहीं मिले, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिले, और जो मिले भी उसमें करप्शन इतना ज़्यादा था कि लोगों की कमर टूट गई, लोग दौड़ते रह गए लेकिन इलाज नहीं मिला। ये स्थिति क्यों है और क्या हम आगे की तरफ जब देखते हैं तो अचीवेबल है इस सिचुएशन में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, या अब ये बड़ा ये दूर का एक सपना और ख्वाब है? देखिए, कोविड एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस थे कोविड एरा में, और वर्ल्ड में जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट हुआ, कीपिंग इन माइंड द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, वो सबसे अच्छा इंडिया में ही हुआ। यूएस में, यूके में बहुत ज़्यादा क्राइसिस थी। हमारे यहाँ डॉक्टर्स ने, पुलिस ने, अगर आपको याद होगा कि हर ने अपना बेस्ट दिया और कोविड को हम लोग, कुछ लोगों को खोया हमने, लेकिन कोविड से हम बहुत अच्छे से निकल गए। लेकिन सर अभी भी WHO की रिपोर्ट्स के मुताबिक, आंकड़ों के मुताबिक, वी आर फार बिहाइंड। नहीं, वी आर बिहाइंड। देखिए, उसके लिए हमें कुछ देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें अपनी MSME मैन्युफैक्चरिंग को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, जिसमें हम बहुत पीछे हैं। हम चाइना की बात करते हैं, जी संजय जी से जी 30-35 साल पहले चाइना हमारे पीछे था, और देखते देखते जस्ट बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम पीछे रह गए। मैन्युफैक्चरिंग होगी तो हमारे यंगस्टर को जॉब्स मिलेंगे, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, टैक्स भी बढ़ेगा। हम, जैसे आपने अभी संजय जी ने कहा कि हम बिट्टू टिक्की वाला टैक्स नहीं देता, तो ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं, थाउजेंड्स होंगे मैक्सिमम। लेकिन हमें देखना है कि और लोग भी टैक्स दें, तो उसके लिए उनकी इनकम तो बढ़नी चाहिए ना। जब उनकी इनकम बढ़ेगी तभी टैक्स देंगे, तो वो मैन्युफैक्चरिंग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो वही जो मैं बात अभी संजय जी से कह रही थी कि भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा अगर डिक्लाइन होकर 14% से 2% पर आ जाए तो ये एक बड़ा कंसर्न है, और उम्मीद की जा सकती है कि कल फाइनेंस मिनिस्टर इसको एड्रेस करेंगी, इसको कंसीडर करेंगी। लेकिन पीके गुप्ता जी, एजुकेशन का बजट घटना निश्चित तौर पर एक बड़ा कंसर्न है। जिस देश का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक जो एक चंक है
वो इन युवाओं से आता है। क्या आपकी उम्मीदें हैं कि एजुकेशन सेक्टर में वित्त मंत्री एड्रेस करें सबसे बड़ी 3? देखिए प्रधानमंत्री और मेडिकल से भी बता दीजिए। प्रधानमंत्री का जो है देश के युवाओं के प्रति जो है काफ़ी मैटर ऑफ कंसर्न हमेशा उनको रहता है और हर स्पीच में वो देश के युवाओं की बात करते हैं। तो मुझे डेफिनेटली होपफुल हूँ कि वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगी। और मेरा विशेषकर जो है जो सरकार से जो अपेक्षाएं हैं, क्योंकि भारत को अगर विकसित देश बनाना है और मैं एकेडमिया में हूँ पिछले 28 साल से, तो मुझे लगता है कि बिना अच्छी क्वालिटी के रिसर्च किए बिना हम जो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग हम कैसे कंप्लीट करेंगे? चाइना से अगर कंप्लीट करना है तो हमारे खुद के इनोवेशंस होने चाहिए, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। वो R&D में बजट बढ़ाने से R&D में होगा। बजट बढ़ाएगा, सरकार R&D पे पैसा खर्च करे, नए इंक्यूबेशन सेंटर बने जहाँ इन बच्चों के जो दिमाग के आइडिया हैं इनको जाके ये मेटलाइज करें, उसको नर्चर करें, तभी मुझे, क्योंकि मैं सर कितने परसेंट एक आंकड़ा दे दीजिए कि भाई अरविंद केजरीवाल चिट्ठी लिखेंगे प्रधानमंत्री को और कहेंगे 10% शिक्षा का और 10% स्वास्थ्य का खर्च होना चाहिए जीडीपी का। देखिए कितना होना चाहिए? देखिए ऐसा है कि हमारे देश में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हमारे डिफेंस बजट भी हमारे हैं, हमारे पड़ोसी हमें चैलेंज कर रहे हैं। देखिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटी ऑफ आवर कंट्री। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे यहाँ इतना बन रहा है। देखिए पिछले 10-12 सालों में जितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है दैट इज रिमार्केबल, नो डाउट अबाउट इट, कि चाहे वो टैक्स रिफॉर्म्स हों, चाहे वो, ठीक है आज हम टैक्स ज़्यादा पे कर रहे हैं और भारत सरकार भी नहीं चाहती कि भाई ज़्यादा टैक्स लगे, लेकिन उनके खुद के जो अपने जो टारगेट्स हैं, अब जैसे PLI में लाखों हज़ारों करोड़ रुपये उन्होंने दिया है कि भाई सेमीकंडक्टर की बात करो, अभी AI के लिए अभी बात कर रहे थे कि हम लोग 10,000 करोड़ रुपये देंगे, अश्विनी वैष्णव ने कहा हम भी अपना कंपटीशन करेंगे, तो सरकार खर्च कर रही है। सर लेकिन मैं तो आपसे, क्योंकि अब समय भी बहुत कम रह गया, एक स्पेसिफिक फिगर 3%, 4%, 5% कितना होना चाहिए? मेरे ख्याल से इंडिया को पर्टिकुलरली 5% प्लस के ऊपर इनको बजट एलोकेशन करना चाहिए एंड उसमें मेजर पोर्शन शुड गो आल्सो फॉर रिसर्च। एजुकेशन में 5%, हेल्थ में कितना? 5%। हेल्थ में तो 4% भी हो जाएगा तभी चल जाएगा। आई थिंक अभी तो इट्स नॉट अ बिग डील। एजुकेशन में 5% और हेल्थ में 4%। प्रशांत जी, रियल एस्टेट को शामिल किए बगैर विकसित भारत संभव नहीं है, ये कह रहे हैं प्रशांत तिवारी जी। देखिए हम विकसित भारत का मतलब है जहाँ सबको रोजगार मिले, सबको जीवन उनका खुशहाल हो, खुश हो, लाइफ उनकी अच्छी चले, वही विकसित भारत का उद्देश्य है। तो अगर वो करना है हमें, तो सबको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए रियल एस्टेट को उनको देखना पड़ेगा, रियल एस्टेट आगे चले, और जितने रियल एस्टेट चलेगा और दूसरी इंडस्ट्री वो भी साथ साथ चलेंगी। तो मेरा जो सरकार से कहना है, एक तो जीएसटी देखिए 18 से लेकर 28% जीएसटी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगता है। कस्टमर जब फ्लैट खरीदने आता 5% जीएसटी वो देता है, जिसका भी इनपुट खत्म हो चुका। तो ओवरऑल कॉस्टिंग कितनी बढ़ रही है। अगर ये वैसा ही हो गया जैसे गाड़ी खरीदी उस पर भी टैक्स दिया, रोड टैक्स भी दिया, टोल टैक्स भी दिया, पेट्रोल पर भी टैक्स दिया, डीजल पर भी दिया। 18 से 28% जीएसटी जो है, जो बना रहा है उसको भी प्रॉफिट 18 से 20% का प्रॉफिट नहीं आता है उसको, लेकिन गवर्नमेंट को 18 से लेकर 28% कॉन्ट्रैक्ट पे जीएसटी देना पड़ रहा है पहले। अगर ये हम कहते हैं 18 को घटा के 12 कर दें, हम ये खत्म करने की बात नहीं कर, खत्म करेंगे गवर्नमेंट कैसे चलेगी, उनको भी चाहिए अपना काम करने के लिए। अगर 12% करेंगे तो 6% वो बच रहा है, अगर तो कहाँ जाएगा मकान? सस्ता ही होगा ना। तो जब सस्ता होगा कॉस्ट घटेगी, सबके घटेगी, स्टील की घटेगी, लोहे की घटेगी, सबकी घटेगी, उसका फायदा अफोर्डेबल हाउसेस एंड यूजर को फायदा मिलेगा, एंड यूजर को अफोर्डेबल हाउसेस लोगों को मिल जाएगा। 1 करोड़ 20 लाख का मकान होगा 1 करोड़ का हो जाएगा, वो जो है। तो जो बायर है, अगर पहले 100 बायर खरीदने वाले तो वो 100 बायर हो जाएंगे। तो लोगों को अफोर्डेबल प्राइसेस पर अवेल करा पाएंगे। संजय जी, कंक्लूडिंग, अब क्योंकि आर्थिक समीक्षा आई गई है, वित्त मंत्री ने बता दिया कितनी ग्रोथ रेट रहने वाली है, कल बजट आ जाएगा, तो बताइए जरा कि कौन कौन सी बजट की बहुत क्रूशियल चीजें जो एक्सट्रीमली डिमांडेड भी हैं एंड एक्सट्रीमली रिक्वायर्ड भी हैं, जिनके बगैर नहीं चलेगा। देखिए, टैक्स रेट में रिडक्शन एक बहुत ही कॉमन सी एक्सपेक्टेशन है और डेफिनेटली वो हेल्प करेगी एक आम आदमी को। बट बहुत सारे पिछले 10-12 सालों में बहुत सारे मेजर चेंजेस हो चुके हैं इनडायरेक्ट टैक्स में भी, जैसे जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आई थिंक सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और उसके जो की एनेबलर्स हैं, कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और एजुकेशन, वो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रूट है जिस पे गवर्नमेंट को कंटिन्यूसली फोकस करना होगा। और अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
वहाँ पे भी फोकस करना होगा। कैसे हम बढ़ावा दें मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को, कैसे हम बड़े से बड़े इंडस्ट्रियल पार्क्स आइडेंटिफाई कर पाएं और वहाँ पे सिंगल विंडो क्लियरेंस के द्वारा हाँ, सिंगल विंडो, यस, इंडस्ट्री सेटअप हो। क्योंकि इस अप्रूवल प्रोसेस में जो 2, 3, 4 या 6 महीने वेस्ट होते हैं उसको हम कहीं काउंट नहीं करते, बट वो एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम फटाफट उसको कंप्रेस करके सीधा मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में आ सकते हैं। जो बहुत छोटे छोटे संजय जी, 2 सवाल, सॉरी आपको इंटरवीन कर रही हूँ, बहुत छोटे छोटे 2 सवाल। महंगाई और बेरोजगारी को भी एड्रेस करना जरूरी है क्या? बिल्कुल। टैक्स लिमिट बढ़ाना आम आदमी की जेब में पैसा है, जीएसटी कट शॉर्ट करना आम आदमी की जेब में पैसा है। ये आगे स्टेप इसके 2 और बढ़ जाते हैं क्या, कि बेरोजगारी खत्म होगी, रोजगार बढ़ेगा, पैसा आएगा, महंगाई कम होगी तो भी उसके पास थोड़ा कुछ पैसा सेव होगा? बिल्कुल। महंगाई की दर जो है वो जो गवर्नमेंट का जो इस साल का टारगेट था उससे ऊपर ही प्रिवेल कर रही है, और उसको एड्रेस करना भी ज़रूरी है। बिकॉज जो हमारा रूरल तबका है वो बिल्कुल उससे ग्रसित होता है, और महंगाई खास करके फूड बास्केट की जो महंगाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। उसको एड्रेस करना होगा। पीएन अरोड़ा, बहुत छोटा सा वाइंड अप कर दीजिए सर। हमने यूथ दिखाई दे रहा है मेरे को। एक मैं आपको एजुकेशन की बात चल रही थी, बहुत छोटा सा पीएन अरोड़ा, बस 10 सेकंड में वाइंड अप। जितने सीईओज अमेरिका में इंडियंस हैं इतने कहीं नहीं हैं, और सारे के सारे वो इंडिया से ही पढ़ के गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ एजुकेशन बहुत अच्छी है। आप लोगों की एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। जितनी मेहनत हमारे यहाँ के बच्चे करते हैं इतने कहीं के बच्चे नहीं करते, और आज वर्ल्ड में हर अच्छी पोस्ट पर इंडियन बच्चा बैठा हुआ है। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन एक सरकार की तरफ से भी ये इनिशिएट किए जाने की ज़रूरत है कि पढ़ाएंगे हम अपने बच्चों को, एजुकेट हम करेंगे अपने बच्चों को, और जब वो पढ़ लिख जाएंगे तब विदेशों की बड़ी कंपनियां उन्हें हायर करके अच्छी सैलरीज पर ले जाएंगी, जिसे ब्रेन ड्रेन हम कहते हैं। इसको रोकना भी एक बड़े चैलेंज में शामिल है कि हमारे ब्रेन यहीं पर हमारी ही प्रोडक्टिविटी में इजाफा करें। तो कल बजट है, कल वित्त मंत्री सामने आएंगी, भाषण देंगी, लंबा भाषण होगा निश्चित तौर पर। 8वीं बार वो बजट पेश करेंगी और पहली वित्त मंत्री होंगी जो 8वीं बार जिन्हें सौभाग्य मिलेगा बजट पेश करने का। तो पिटारा खुलेगा तो देखेंगे क्या निकलेगा और क्या रह जाएगा। इजाजत दीजिए।